नमस्कार, मैं अनुदेशिका निर्मला रानी आईटीआई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के विषय कपड़ा निर्माण यानी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। पहली बार जब कपास को देखा तो उससे कुछ कुछ सामान बनाने के विषय में मनुष्य ने सोचा। धीरे धीरे खोज और अनुभवों ने आज व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दिया है। हम सभी देखते हैं वस्त्र उद्योग आज अपनी उन्नति के चरमोत्कर्ष पर है। वस्त्र बनाने की विधियों के विषय के बारे में आज हम इस अध्याय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वस्त्र 4 विधियों से तैयार किए जाते हैं: वीविंग, नीटिंग, फेल्टिंग, ब्रेड तथा लेसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे वीविंग के बारे में। धागे बनाने के उपरांत वस्त्र की बुनाई का कार्यक्रम किया जाता है। प्राचीन काल में जब तंतु से धागा बना तो उससे बुनाई की क्रिया करने के लिए जमीन पर 2 खूंटियां गाड़कर उसमें ताने के धागे कस कस कर बांध देते थे। इसके उपरांत बाना डालने या बाना पूरने के लिए पुनिया बनाते थे, जो ताने के धागे को आसानी से पार करा देते थे। अब इसमें ताना और बाना क्या है वो हम देखते हैं। इसमें जो आपको लंबाई में ये ग्रे कलर के धागे दिखाई दे रहे हैं, ये ताना है, और जो चौड़ाई में सफ़ेद रंग का धागा दिख रहा है, ये बाना है। बाने को ताने के अंदर से निकालने के लिए ये लकड़ी पर धागा लपेटा जाता था, जिससे बाने का धागा ताने के धागे के अंदर से आसानी से पार हो सके। धीरे धीरे उस ताने बाने की बुनाई में ही डिजाइन शुरू हो गए थे। उसके उपरांत करघे की शुरुआत हुई और उससे काम जल्दी होने लगा था। फिर मशीनी करघे, लूम्स यानी बिजली से चलने वाले लूम्स शुरू हो गए और सुंदर सुंदर काम शीघ्रता से होने लगे। बुनाई की क्रिया में लंबाई के धागों को ताना अर्थात वार्प कहा जाता है और चौड़ाई यानी कि अर्ज की तरफ वाले को बाना अर्थात वेफ्ट कहते हैं। वस्त्र की बुनाई में लंबाई और चौड़ाई के धागे के गुथाव को इंटरलेसिंग कहते हैं, यानी वीविंग में जो प्रोसेस होता है उसको इंटरलेसिंग कहते हैं, उसको ही बुनाई कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। बुनाई के प्रकार: सादी बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, सैटीन बुनाई, रिब बुनाई, हकबैक बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई। इसमें से सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सादी बुनाई। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सादी बुनाई एकदम सिंपल अर्थात बिल्कुल सादी होती है, अर्थात ताने में बाने को आपस में गूंथना, बुनाई करते समय ताने के धागों को लंबाई के अनुसार फिट करना और बाने के धागों से उसमें एक ताने को उठाना, एक को दबाना, ये सादी बुनाई होती है। ये उस बुनाई को रीढ़ के द्वारा सघन करते जाते हैं। ऐसी बुनाई हमेशा सघन होती है, मजबूत होती है और टिकाऊ होती है। मैं आपको इसका एक सैंपल दिखाना चाहूँगी। ये हमारी प्लेन वीव का या प्लेन बुनाई का एक सैंपल है। इसमें लाल रंग से जो हैं वो ताने हैं और जो सफ़ेद रंग के हैं वो बाने हैं। इस बुनाई में हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। इसमें एक ताना उठा है, एक दबा है, फिर एक ताना उठा है, फिर एक ताना दबा हुआ है, जिसकी वजह से ये बुनाई बहुत ही सघन होती है और मजबूत होती है। नेक्स्ट हमारी बुनाई है बास्केट वीव। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये टोकरी की बुनाई की तरह दिखाई देती है। यह बुनाई प्राय मोटे कपड़ों के लिए की जाती थी। मोटे कपड़े जैसे पर्दे, रजाइयाँ या सोफों के कवर, केसमेंट, मैटी, दसूती आदि। ताना पूरने के उपरांत बाना डालते समय ताने के 2 तार तथा बाने के एक मोटे धागे द्वारा गुथाई शुरू करते हैं। ये एकदम प्लेन वीव की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं
ये ताने के धागे, 2 धागे एक साथ लिए गए हैं और फिर एक बाने का धागा लिया गया है, यानी कि हर बार ताने के 2 धागे और बाने का एक धागा ही लिया जाएगा, जिसकी वजह से ये बास्केट वीव यानी कि टोकरी की बुनाई की तरह दिखाई प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारी बुनाई है ट्विल वीव। ये बास्केट वीव और प्लेन वीव से थोड़ी अलग होती है। सभी बुनाइयों के समान इस बुनाई में भी ताने बाने का गूंथना हो तो है, मगर सीधी लाइन में गुथाई ना करके तिरछी लाइन में गुथाई की जाती है, लिहाजा वस्त्र में टेढ़ी लाइनें दिखाई देती हैं। इसको बुनते समय बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे निकलता है और इसी क्रम में हर लाइन में एक एक धागे को आगे बढ़ाते हुए और नीचे से घटाते हुए लाइनें तिरछी होती चलती हैं। इस प्रकार तिरछी के अतिरिक्त लहरदार भी बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए, इसमें आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा तिरछी लाइनों में। ये पैटर्न हर बार फॉलो होता है, तो ये लाइनें पूरे वस्त्र में आपको ऐसे ही तिरछी होती हुई दिखाई देंगी। ये ज़्यादातर आपको अपने वस्त्रों में, जीन्स में या ऊनी वस्त्रों जैसे कोट आदि में देखने को मिलेगी। जीन्स के कपड़े आप देख सकते हैं, उसमें ये जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें ये लाइनें ऐसे तिरछी दिखाई देती हैं। अगली बुनाई हमारी है साटिन वीव। इस बुनाई से वस्त्र की सतह चिकनी बनती है। इस बुनाई के तरीके में जो सतह चिकनी बनती है, वहाँ पर तानों के धागे के फ्लोट्स लंबे लंबे बनते हैं। बाने का धागा जो बहुत दूरी पर एक जगह फंसाया जाता है, वह वस्त्र की सतह बहुत कम दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इसमें जो बाने का धागा है वो आपको कहीं कहीं पर ही दिखाई देगा और ताने का धागा की लंबे लंबे फ्लोट्स ऐसे बनेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो सतह होगी वो चिकनी दिखाई देगी या चिकनी बनेगी। इससे आगे हमारा नेक्स्ट वीव हमारी है सटीन वीव। इससे पहले साटिन वीव थी, ये सटीन वीव है। यह बुनाई साटिन से विपरीत होती है। इस बुनाई में बाने का धागा ताने के कई धागों के ऊपर से जाता है तथा किसी एक के नीचे से निकलता है। इसमें इसलिए बाने के धागे ही दिखाई देते हैं और ताने के छिप जाते हैं। अतः इसके फ्लोट जिधर की ओर आएंगी उधर की तरफ सतह चिकनी बनेगी। यह हमारा सटीन वीव है। यह साटिन वीव के एकदम विपरीत होता है। आप देख सकते हैं साटिन वीव में जो सफ़ेद धागा है, यानी कि जो हमारा बाने का धागा है, वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। सटीन वीव में जो हमारा बाने का धागा है, सफ़ेद जो है, वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पर इसमें लंबे फ्लोट होने के कारण यह कपड़ा मजबूत नहीं बनता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लूम, यानी करघों के भाग। जिस मशीन पर कपड़ा बनाया जाता है उसको हम लूम कहते हैं। पहले ये हाथ वाले लूम से बनाया जाता था, जो हैंडलूम कहलाते थे, जो हाथ से चलते थे। उसके बाद बिजली के लूम्स आ गए जो बिजली से चलते हैं। तो हम इसके मुख्य भागों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वीवर बीम। इसको हम वार्प बीम भी कहते हैं, जिस पर ताने का धागा लिपटा होता है। बैकरेस्ट, वार्प यानी ताने का धागा, हेडल्स यानी हार्नेस जिससे धागे को ऊपर नीचे किया जाता है, रीड जिससे बुना हुआ धागा एकदम सटाया जाता है, वूवन फैब्रिक यानी कि बना हुआ कपड़ा, क्लॉथ रोल यानी कि जिस पर कपड़ा बनने के बाद लिपटता है। तो विस्तार से हम पढ़ेंगे सबसे पहले वार्प बीम। वार्प बीम, जैसे आपको नाम से पता चलता है, वार्प यानी ताने का धागा, बीम यानी कि जिस पर ताने का धागा लपेटा जाता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर नुमा है जिस पर ताने का धागा लपेटा गया है। जिस पर वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के धागे पास पास लपेटे जाते हैं, यानी जितना लंबा हमें कपड़ा बनाना है उतनी लंबाई का धागा हम इस वार्प बीम पर लपेटते हैं। करघे के दूसरे छोर पर होती है, इस पर ताने के धागे अनेक गिरगियों पर चढ़ाए जाते हैं,
जितना चौड़ा वस्त्र बनाना होता है उतनी ही दूरी पर धागे लपेटे जाते हैं। यानी कि अगर हमें इस पर पूरी चौड़ाई का धागा, इस बीम की चौड़ाई का पूरा कपड़ा बनाना है तो सारे पर धागा लपेटेंगे। अगर आधी या कम का बनाना है तो उतनी चौड़ाई पर ही हम इस पर ताने के धागे को लपेटेंगे। यह बीम गतिशील होता है और हर बाने के धागे भर जाने पर हल्की गति से घूमकर लपेटे हुए धागों को ढीला छोड़ देता है। इस प्रकार ये धागे संपूर्ण बुनाई क्रिया में पूरे करघे पर तने रहते हैं। इन्हीं पर भराई की क्रिया की जाती है जिसमें वस्त्र तैयार होता है। यह एक सिलेंडर नुमा होता है। इस सिलेंडर पर ताने के धागे लिपटे होते हैं। जैसे जैसे हम कपड़ा तैयार करते हैं वैसे वैसे ये पूरा सिलेंडर धीरे धीरे घूम कर इन धागों को छोड़ता जाता है और ये धागे कपड़ा बनने के बाद क्लॉथ रोल पर लिपटते रहते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्लॉथ बीम। यानी ये आप देख सकते हैं पिक्चर पर, जब कपड़ा तैयार होता है तो वो एक लट्ठे पर यानी कि क्लॉथ बीम पर लिपटता रहता है ताकि उसको बाद में उठाने या ले जाने में आसानी रहे। क्लॉथ बीम पर धागों के दूसरे छोर पर लपेटा जाता है जिसमें धागे तन जाते हैं। यानी कि जब हम कपड़ा बनाना शुरू करते हैं तो एक तरफ वार्प बीम होता है, बीच में से कपड़ा बनने की प्रक्रिया के सारे पार्ट्स होते हैं और दूसरी तरफ क्लॉथ बीम होता है। इस बीम से क्लॉथ वार्प का धागा यानी कि ताने का धागा धीरे धीरे कपड़े में प्रतीत होकर दूसरे साइड पर क्लॉथ बीम पर लिपटता रहेगा। इस बीम पर तैयार कपड़ा लिपटता जाता है। वार्प बीम की तरह यह भी गतिशील होता है और धीरे धीरे घूमकर तैयार बुने हुए कपड़े को यह बीम अपने पर लपेटती जाती है, इसलिए इस बीम का नाम क्लॉथ बीम है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हार्नेस। यह भी करघे का एक ही पार्ट है। इसमें अनगणित तार होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये बहुत सारे तारे होते हैं जिन्हें हेडल भी कहते हैं। प्रत्येक हेडल में एक महीन सा छिद्र होता है। ये आपको छिद्र बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ताने के धागे इसी छिद्र में से होकर वार्प बीम व क्लॉथ बीम तक जाता है। एक छेद में से एक ही धागा जा सकता है, यानी कि ये अलग अलग धागे के लिए अलग अलग हार्नेस अलॉट किए जाते हैं। अब बुनाई के साथ फ्रेम नुमा हार्नेस ताने के धागों को ऊपर व नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करते रहते हैं। कठिन तथा डिजाइनर बुनाइयों में बहुत से हार्नेस रहते हैं। हार्नेस की संख्या बुनाई के नमूनों पर निर्भर करती है। जितनी कठिन बुनाई होती है उतनी ही धागों को अर्थात ताने बाने को उठाने व दबाने के लिए हार्नेस की जरूरत पड़ती है। अगला हमारा टूल है शटल। शटल में बाने के धागे लपेटे जाते हैं। शटल को पहले पुनिया कहते थे। शटल पहले हम डंडी पर बाने के धागे को डंडी पर लपेटकर उसको ताने के धागों से पार कराते थे। उसके बाद हमारा शटल आया। ये इसके अंदर हम ये पुनिया लगा देते हैं और इसको ताने के धागे से पार कराते हैं। शटल दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आता जाता रहता है। यानी कि एक बार अगर बाने का धागा एक तरफ जाता है तो वापस अगले शेडिंग में वापस घूमकर उसी जगह आता है, फिर वापस जाता है, यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आता जाता रहता है। जैसे जैसे कपड़ा बुनता जाता है वह क्लॉथ बीम पर घूम घूम कर अपने ऊपर उसको लपेटता रहता है। शटल की एक पंक्ति बुन जाने को एक पिक कहते हैं। यानी कि शेडिंग होने के बाद जब बाने का धागा ताने से अंदर से होके जाता है, यानी कि दाएं से बाएं जाता है, उसको एक पिक कहते हैं। वो वापस आएगा तो वो 2 पिक हो जाएंगे। यानी कि चौड़ाई के जो धागे होते हैं उनको हम पिक भी कहते हैं। अगला हमारा भाग है रीड। यह कंघे के आकार का एक पार्ट होता है जो करघे में कपड़े के बुनते समय गुथे हुए आकार को ठोक ठोक कर पीछे को टाइट करता जाता है। यानी कि ये जो आपको कंघा नुमा एक
पार्ट दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे तार लगे होते हैं कंघे की तरह, लेकिन एक तार से एक ही धागा बाहर जाता है या एक ही धागा निकाला जाता है, ताकि जब वो ठोके तो सारे धागे इक्वली या एक बराबर सब पर जोर हो और सब ठुके अंदर की तरफ। रीड में भी पहले तार होते हैं और प्रत्येक तार के बीच में एक धागा निकाला जाता है। धागे के ही बुने भागों को रीड ठोक कर पीछे करता है और इस प्रकार ठसा हुआ वस्त्र बनता है। अगर रीड की सहायता ना मिले तो वस्त्र ढीला ढाला बनता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बुनाई की क्रियाएं। बुनाई की कुछ विशेष क्रियाएं हैं जिनका कपड़े बुनने में विशेष योगदान रहता है। ये क्रियाएं निम्न है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेडिंग के बारे में। इसमें हार्नेस का विशेष योगदान है। यह उन धागों को डिजाइन के अनुसार ऊपर उठाता है जिनके नीचे से शटल होकर निकालना होता है। जब धागे डिजाइन के अनुसार ऊपर नीचे को उठ जाते हैं तो इस मार्ग से शटल एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है और फिर दूसरी ओर से पहली ओर आ जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें दो हेडल के यानी हार्नेस फ्रेम लगे हैं जिसे शेडिंग की जाती है। शेडिंग के बारे में मैं आपको प्लेन व्यू से बताऊंगी। मान लीजिए ये हमारे वार्प के धागे हैं। अब हमें शेडिंग करनी है। प्लेन व्यू में एक धागा ऊपर यानी कि ताने का एक धागा ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे होता है। तो इसमें हम दो हार्नेस लगाएंगे और शेडिंग के टाइम पर एक हार्नेस ऊपर उठेगा, इसके बीच से हमारा बाने का धागा होकर गुजरेगा, फिर ये हार्नेस वापस जाएगा और ऐसे हार्नेस वापस उठेंगे, फिर इसके बीच से यहाँ से फिर से बाने का धागा जाएगा। ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होने से हमारा प्लेन व्यू कपड़ा तैयार हो जाएगा। शेडिंग यानी कि जिस धागे के नीचे से हमें बाने का धागा निकालना है, वो धागे ऊपर नीचे दो भागों में बट जाते हैं और बाने का धागा बीच से निकल जाता है, फिर वो अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। फिर से हमें दूसरे धागे उठाने होते हैं, फिर वो धागा यानी कि बाने का धागा ताने के धागे से पार हो जाता है। इसी को हम शेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया हमारी है पिकिंग। पिकिंग शब्द हमारा पिक से आया है। पिक यानी बाने का धागा। जब बाने का धागा ताने के धागे के अंदर से एक बार जाता है तो उसे हम एक पिक कहते हैं। पिकिंग यानी जब वो धागा दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर आता है तो उसे हम पिकिंग कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। शेड बन जाने पर शटल यानी कि जिसमें हमारा बाने का धागा लिपटा होता है, भरने वाले धागों के साथ एक ओर से उसमें प्रवेश करके दूसरी ओर निकल जाती है और पूरी लाइन में धागा भर जाता है। यह धागा शटल केस के एक छिद्र से बॉबिन पर से खुलकर बाहर निकलता है। इस प्रकार वस्त्र की एक पंक्ति तैयार होती है। इसी एक बार के धागे की भराई को हम पिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया हमारी है बीटिंग। एक पिक की क्रिया होने के बाद बीटिंग की क्रिया प्रारंभ होती है। एक पिक यानी जब बाने का एक धागा दाएं से बाएं की ओर चला जाता है तो एक पिक होता है। वो क्रिया पूरी होने के बाद यह काम रीड द्वारा होता है। यह कंघे के आकार का बना होता है। पिक की एक एक लाइन होते ही यह रीड अपना काम करता है और सारे बुने हुए धागे सटाता जाता है। रीड के इस कार्य से वस्त्र की रचना सघन होती है। जब हमारी शेडिंग होने के बाद बाने का धागा ताने के बीच से होकर दूसरी तरफ चला जाता है तो रीड जिसमें से जो कंघे आकार की होती है उसमें से एक एक धागा, एक तार से एक धागा होकर जाता है, वो उस पिक को यानी उस बाने के धागे को पीछे की तरफ ठोकता है। उसी को हम रीड से जो धागे को ठोकता है उस प्रोसेस को हम बीटिंग कहते हैं। रीड के इस कार्य से वस्त्र की रचना सघन होती है। झिरझिरे वस्त्र देखने में अच्छे नहीं लगते हैं।
वस्त्र के इसी सघन रचना को बीटिंग करना कहते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी क्रिया आती है टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ, यानी लपेटना और वह छोड़ना। बीटिंग क्रिया हो जाने पर वस्त्र पूरी तैयार हो जाता है। अब वार्प बीम घूमकर धागों को ढीला छोड़ती है और क्लॉथ बीम उसको लपेट लेती है और कपड़ा बुनता जाता है। रीढ़ अपना काम अर्थात कपड़ों को सघन करने का काम करती रहती है। इस प्रकार वस्त्र तैयार हो जाता है। लपेटना व छोड़ना यानी वार्प बीम धागों को छोड़ता है और क्लॉथ बीम कपड़े बने हुए कपड़े को अपने ऊपर लपेटता रहता है। यही लपेटना व छोड़ना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निटिंग। जिस प्रकार घरों में 2 या 4 सिलाइयों से मोटी या पतली यानी 4 नंबर से लेकर 14 नंबर तक की सिलाइयों से बुनाई द्वारा मोजे बनाए जाते हैं, उसी प्रकार यह निटिंग का कार्य करने वाली एक घरेलू निटिंग मशीन तथा उद्योगों के हिसाब से बड़ी बड़ी निटिंग मशीनें कारखानों की आवश्यकता अनुसार बनने लगी हैं। इसलिए होजरी उद्योग बढ़ रहा है। गर्म वस्त्रों की बुनाई के साथ साथ अब रासायनिक एवं सूती धागों से भी कार्य होने लगे हैं तथा लोगों में इस कार्य का महत्व बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त टी शर्ट, बनियानों, अंडरवियर आदि हर वस्त्र होजरी के क्षेत्र में आ गए हैं और शीघ्रता से बनते हैं। जनता इनको पसंद भी करती है। एक रंग के या 2 रंग के डिजाइन व प्लेन हर तरह की होजरी के कपड़े बनने लगे हैं। निटिंग क्या है? Knitting is a cloth manufacturing process in which needles are used to form a series of interlock loops from one or more yarn or from a set of yarn. Knitting कपड़ा बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें सुइयों की मदद से फंदों को एक दूसरे में गूंथकर बनाया जाता है, जिसके लिए हम एक धागा या एक धागे से अधिक धागे भी प्रयोग में ला सकते हैं। फंदों को गूंथकर निटिंग की जाती है, जिसको इंटरलूपिंग कहते हैं। इससे पहले हमने वीविंग में पढ़ा था ताने और बाने की इंटरलेसिंग। वीविंग में हम इंटरलेसिंग प्रक्रिया अपनाते हैं और निटिंग में हम इंटरलूपिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। निटिंग एक धागे से भी होती है और हर फंदे के लिए अलग अलग धागे भी होते हैं। निटिंग के प्रकार। निटिंग उद्योग की मूलभूत रचनाएं 2 हैं, वेफ्ट निटिंग और वार्प निटिंग। वेफ्ट निटिंग यानी कि बाने के धागे के साथ, वार्प निटिंग यानी ताने के धागे के साथ। वेफ्ट निटिंग, इस निटिंग में रूपांतर एवं रचना संबंधी विविधताओं रंगों के द्वारा तथा फंदे से नया फंदा निकालने के ढंग द्वारा लाई जाती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, प्लेन निट, हाथ से बनाए जाने वाला सादा तरीका जिसमें घरों में स्वेटर आदि तैयार किए जाते हैं। ये प्लेन निट देखने में ऐसी लगती है, ये देखिए, जैसे हम स्वेटर बनाते हैं वैसे ही ये प्लेन निट होती है। इसके बाद आती है पर्ल निट, इसमें भी प्लेन निट की तरह ही बनाया जाता है। इस रचना में वस्त्र लंबाई में बढ़ता है और किनारे घूमते नहीं हैं। इसके बाद आता है रिब निट। इस रचना में प्लेन व पर्ल दोनों का तरीका प्रयोग किया जाता है। समान व असमान फंदों की दोनों प्रकार की संख्या से यह रचना बनाई जाती है। जो पर्ल निट के होते हैं वे दबे से दिखाई देते हैं और जो प्लेन निट के होते हैं वे किनारे पर उठी मेड़ों के समान होते हैं। अतः वस्त्र की दोनों ओर एक समान मोटाई व चौड़ाई की धारियों की रचना दिखाई देती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो मुंडेर जैसी मेड़ों जैसी जो दिखाई देती है ये प्लेन निट होती है, और जो इसके बीच में एक ये छोटा छोटा फंदा दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी पर्ल निट होती है। इस निटिंग में कपड़े को काटकर कपड़ा नहीं सिला जाता है क्योंकि इसके फंदे उधड़ने लगते हैं। अतः पूरा वस्त्र नाप के अनुसार ही बनाया जाता है और फिर उसकी सिलाई की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वार्प निटिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था वेफ्ट निटिंग। जैसे कपड़ा बुनने के रेशे वार्प बीम से क्लॉथ बीम तक तने रहते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लंबाई के धागे बीन से फंदे तक तने रहते हैं, इसलिए इसे वार्प निटिंग कहते हैं। इसमें हर फंदे के लिए अलग धागा तथा एक निडिल सब धागों के लिए होती है, जो कि हाथ के काम में नहीं हो सकता।
इसका आविष्कार सन 1775 में हुआ था। यही है मशीन तकनीक, अर्थात इस निर्माण विधि में जितनी अधिक गाइड बार मशीन में होगी उतनी ही अधिक बुने वस्त्र में प्रतिसंगता आएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे निटिंग स्टिचेस। मुख्यतः से यह स्टिच 4 प्रकार के होते हैं: निट स्टिच, पर्ल स्टिच, मिस स्टिच एंड टक स्टिच। चारों स्टिच की एक साथ ही विवेचना की जा सकती है, अर्थात निट स्टिच में सीधा फंदा तथा पर्ल स्टिच में उल्टा फंदा लेते हैं। फिर मिस स्टिच में जिस फंदे को हमें बुनना नहीं होता, इसके पीछे धागा छोड़ के बुनने वाले फंदे को बुन लेते हैं। तो मिस किए गए स्टिच के पीछे फ्लोट की तरह धागा रह जाता है। अब टक स्टिच में फ्लोट किए गए धागे को भी उनके साथ वाले फंदों के साथ अगली लाइन में बुन लिया जाता है। इस प्रकार यह बुनाई के लिए किया जाने वाला कार्य होता है। इससे नमूने सुंदर बनते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो निट स्टिच है उसमें हम सीधा फंदा लेते हैं तो बुनाई की रचना ऐसी होती है। पर्ल स्टिच में हम उल्टा फंदा लेते हैं तो उसकी रचना ऐसी दिखाई पड़ती है। इसको पर्ल निट इसलिए कहते हैं, पर्ल स्टिच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फंदे हैं वो मोती की तरह उभरे उभरे से दिखाई देते हैं। इसके बाद मिस स्टिच में हम फंदे को ऐसे पीछे की तरफ छोड़ देते हैं, इसको मिस कर देते हैं, फंदे को बुनते नहीं हैं। टक स्टिच में इसका विपरीत होता है, जो हमने फंदा छोड़ दिया था उसको अगली लाइन में फिर से बुन लेते हैं, जिससे इसकी रचना बिल्कुल अलग हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निटिंग करते वक्त प्रयोग में आने वाली निडल्स या सुइयां। पहली निडल है स्प्रिंग निडल, स्प्रिंग बियर्ड निडल। पहले इस निडल का प्रयोग वस्त्र की सघन बुनाई के लिए किया जाता था। इसके ऊपरी सिरे पर हुक लगा होता है, जो नीचे तक आते आते नुकीला हो जाता है। इसी भाग को बियर्ड कहते हैं। धागे का फंदा इसी हुक में फंस जाता है और जब बार नीचे हो जाती है तो वह पहले बुने फंदे में से नए को निकाल लाती है। निडल की मोटाई धागे के अनुरूप रखी जाती है। दूसरी हमारी सुई है लैच निडल। यह निडल थोड़े रूखे या रफ कपड़ों का निर्माण करती है। इसके भी सिरे पर हुक होता है, उसके नीचे लैच होता है जो हिलता डुलता रहता है। ऊपर उठने पर लैच नीचे लटक जाता है और फंदे में से फंदा निकालते हुए हुक के मुंह को बंद कर देता है और इस प्रकार कपड़ा बुनता जाता है। ये थोड़ी महंगी होती है, किंतु आज इन दोनों निडल में से काम करने वालों को जो असुविधा आई है, उनकी वजह से तीसरी तरह की कंपाउंड निडल बनाई गई है। इस निडल के फलस्वरूप एक निश्चित स्थान पर कितने लूप व स्टिच बनाए गए हैं, यह ध्यान में रखते हुए वस्त्र की रचना की बारीकी तथा बुनाई की समीपता और सघनता का अनुमान लगाया जा सकता है। आप तीनों निडल एक साथ नीचे इस डायग्राम में देख सकते हैं। स्प्रिंग निडल बियर्ड जो बीच में है, ये यहाँ से नुकीली है, फंदा इसी में फंसता है। उसके बाद लैच निडल, जिसमें एक नीचे की तरफ लैच लगा होता है, और लास्ट में है आपकी कंपाउंड निडल। कंपाउंड निडल थोड़ी महंगी होती है, पर ये सबसे अच्छी होती है, इससे जल्दी कपड़ा बनता है। वेल्स एंड कोर्स। जिस प्रकार से वीविंग में वार्प का धागा और वेफ्ट का धागा होता है, उसी प्रकार इसमें लंबाई वाले धागों को और चौड़ाई वाले धागों को वेल्स और कोर्स कहते हैं। निटेड कपड़ों में फंदों की लाइनें दोनों ओर दिखाई देती हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही लंबाई में दिखाई देने वाले फंदे की पंक्तियों को वेल्स कहते हैं। यानी कि जो लंबाई में आपको ये फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये फंदे वेल्स कहलाते हैं, और चौड़ाई में दिखने वाले अर्थात अर्ज में दिखने वाली लाइनों को कोर्स कहते हैं। ये जो चौड़ाई में आपको धागे दिख रहे हैं यानी फंदे दिख रहे हैं, इनको हम कोर्स कहते हैं। वेल्स और कोर्स की संख्या पर ही कपड़े की रचना की किस्म व श्रेणी आदि सब कुछ निर्भर करता है। जो लंबाई के लूप हैं उनको हम वेल्स कहते हैं, और जो चौड़ाई के लूप्स हैं उनको हम कोर्स कहते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी विधि है फेल्टिंग। बुनाई विधियों में से यह विधि एक बिल्कुल अलग प्रकार की है। इसमें धागों की जरूरत नहीं पड़ती।
जो छोटे छोटे स्टेपल फाइबर होते हैं उनको ही ठीक प्रकार से वांछित लंबाई चौड़ाई में बिछाकर रेशों में एक उचित मात्रा में ताप अर्थात हीट देते हैं और उस पर दबाव डाला जाता है। कहा भी जाता है फेल्ट्स फैब्रिक आर मेड बाय यूनिटिंग लूज फाइबर्स इनटू अ यूनिफॉर्म शीट एंड दीज कम अंडर नॉन वूवन फैब्रिक विच इज मेक लाइक अ पेपर। ये श्रेणी नॉन वूवन फैब्रिक के अंडर में आती है जो कि पेपर की तरह होती है। इस प्रकार दबाव की क्रिया को फेल्टिंग कहा जाता है। इस विधि से बनाए जाने वाले वस्त्र पट्टू, नमदा, कंबल आदि होते हैं। यह विधि केवल ऊनी रेशों पर ही चलती है। कभी कभी पाइनएप्पल रेशों में भी फेल्टिंग द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में मास्क जो मिलते हैं यूज एंड थ्रो वाले, वो भी फेल्टिंग विधि से ही बनाए जाते हैं। जो हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं वो भी फेल्टिंग विधि से बनाए जाते हैं। मार्केट में आजकल पन्नी को छोड़कर जो थैले प्रयोग में लाए जाते हैं वो भी फेल्टिंग विधि से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारी आखिरी और चौथी प्रक्रिया है ब्रेड्स तथा लेसेस। आपने सुना होगा ट्रिमिंग, कपड़ों के ट्रिमर में जो यूज करते हैं उसको हम लेसेस कहते हैं। कपड़ा बनाने की यह एक फैंसी विधि है। इस तरीके में 3 या 3 से अधिक धागों को एक साथ गूंथकर मिलाकर चोटी के समान गूंथकर वस्त्र बनाए जाते हैं। लेस विधि से भी सुंदर व आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। प्रायः इसका प्रयोग सजावटी कपड़ों के लिए जैसे सोफा बैग पर या सोफा हैंड पर अथवा पर्दों के रूप में अर्थात शियर के रूप में किया जाता था। इसके फ्रॉकों आदि बच्चों के वस्त्र पर डिजाइन बनाने के लिए भी बहुत तरह के मैट या लेस प्रयोग किए जाते थे। आशा करती हूँ आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।